प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी लड़की की शादी गोरिल्ला से हुई हो? यह कोई मजाक नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। सोचिए, उस शादी के बाद क्या हुआ होगा। गोरिल्ला ने उस लड़की के साथ कैसा व्यवहार किया। यही सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। दोस्तों, पुराने समय में एक बेहद नेक दिल बादशाह हुआ करता था। एक दिन वह अपने वजीर के साथ सैर सपाटे पर निकला और जंगल के पास डेरा डाल दिया। जब खाने का समय हुआ तो दस्तरख्वान लगाया गया। तभी बादशाह की नजर पास के एक बड़े पेड़ पर बैठे गोरिल्ला पर पड़ी। वह बिना किसी हलचल के शांत बैठा था और सब कुछ बड़े गौर से देख रहा था। उसकी हरकतें आम गोरिल्लों जैसी नहीं थीं। बादशाह को यह देखकर हैरानी हुई। उसने अपने नौकरों से कहा, थोड़ा सा खाना उस गोरिल्ला के पास भी रख दो। हुक्म मानते हुए नौकरों ने उसके सामने खाना रख दिया। लेकिन गोरिल्ला पेड़ से नीचे उतरा, पास पड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और कोयले से कुछ लिखने लगा। फिर उसने वह टिकरी लकड़ी का टुकड़ा बादशाह की ओर बढ़ा दी। टिकरी पर लिखा था, मैं ऐसे ही खाना नहीं खाऊंगा, मेरे लिए भी वैसा ही दस्तरख्वान लगाया जाए जैसा बादशाह के लिए लगाया गया है। बादशाह यह देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत हुक्म दिया कि गोरिल्ला के लिए भी वैसा ही दस्तरख्वान लगाया जाए। जब खाना लगाया गया तो गोरिल्ला आराम से नीचे आया, खाना खाया और फिर पेड़ पर लौट गया। तभी अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और बारिश के आसार नजर आने लगे। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेट लिया। बादशाह ने आदेश दिया, उस गोरिल्ला के पास एक टाट का टुकड़ा रख दो ताकि वह बारिश में भीग न जाए। लेकिन गोरिल्ला ने फिर से टिकरी पर कुछ लिखा और बादशाह को सौंप दी। उसमें लिखा था, जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए, तभी मैं उसमें जाऊंगा। यह पढ़कर बादशाह को और भी ज्यादा हैरानी हुई। लेकिन उसने हुक्म दिया कि गोरिल्ला के लिए भी शानदार खेमा तैयार किया जाए। फिर जैसे ही बारिश शुरू हुई, गोरिल्ला पेड़ से उतरा और अपने खेमे के अंदर चला गया। कुछ दिन बाद जब बादशाह अपने राज्य लौटने की तैयारी करने लगा तो उसने नौकरों से कहा, जाओ उस गोरिल्ला से पूछो कि क्या वह हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। गोरिल्ला ने फिर से टिकरी पर कुछ लिखा और नौकरों ने उसे बादशाह को सौंप दिया। उसमें लिखा था, जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तभी मैं आपके साथ चलूंगा। अब बादशाह की दिलचस्पी गोरिल्ला में और बढ़ गई। उसने आदेश दिया कि गोरिल्ला के लिए भी शानदार सवारी तैयार की जाए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या गोरिल्ला वाकई इंसानों के साथ चला गया या उसने कुछ और अनोखी शर्त रखी? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। जब बादशाह अपने महल के करीब पहुंचा तो उसने अपने वफादार वजीर को हुक्म दिया कि जो खेमे नौकरों के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक शानदार खीमा गोरिल्ला को भी दिया जाए ताकि वह आराम से रह सके। लेकिन गोरिल्ला ने वही किया जो हमेशा करता था। उसने एक टिकरी उठाई, उस पर कुछ लिखा और बादशाह को सौंप दिया। टिकरी पर लिखा था, जैसा आलीशान महल बादशाह के लिए है वैसा ही महल मेरे लिए भी बनवाया जाए, तभी मैं यहां रहूंगा, वरना वापस जंगल चला जाऊंगा। बादशाह इस जिद को देखकर चौंका, लेकिन वह गोरिल्ला की समझदारी और उसकी अनूठी मांगों से पहले ही प्रभावित हो चुका था। सौभाग्य से उसके पास एक और महल था जिसे वह कम ही इस्तेमाल करता था। उसने वही महल गोरिल्ला को दे दिया। लेकिन इससे बादशाह की बेगम, शाही परिवार और नौकर चाकरों में हलचल मच गई। सभी गोरिल्ला से बेहद डरने लगे क्योंकि अब वह एक आम जानवर नहीं रह गया था, बल्कि बादशाह के बराबरी का जीवन जी रहा था। धीरे धीरे गोरिल्ला ने सिर्फ महल ही नहीं बल्कि बादशाह के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया। वह बड़े ध्यान से मुकद्दमों की सुनवाई करता और जब भी बादशाह कोई गलत फैसला लेने वाला होता तो वह तुरंत बादशाह के हाथ से कागज छीनकर फाड़ देता और खुद कलम से सही फैसला लिखकर बादशाह को थमा देता। पहले तो बादशाह को इस पर गुस्सा आया, लेकिन धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि गोरिल्ला की वजह से वह कई गलत फैसलों से बच गया था। अब वह गोरिल्ला की बुद्धिमत्ता और इंसानों जैसी समझदारी का और भी अधिक कायल हो गया। इस महल में बादशाह की एक बेहद खूबसूरत बेटी भी थी जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। शहजादी को भी धीरे धीरे गोरिल्ला को देखने का शौक हो गया। एक दिन जब शहजादी अपनी सहेलियों के साथ महल के आंगन में टहल रही थी तो उसने पहली बार गोरिल्ला को करीब से देखा। वह किसी आम जंगली जानवर की तरह हरकतें नहीं करता था। जैसे ही गोरिल्ला की नजर शहजादी पर पड़ी, उसने उसे टकटकी लगाकर घूरना शुरू कर दिया।
उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शहजादी को असहज करने लगा। वह तुरंत डर कर महल के अंदर भाग गई, लेकिन इसके बाद अजीब चीजें होने लगी। जब भी शहजादी आईने में अपना चेहरा देखती, उसे पीछे गोरिल्ला का चेहरा नजर आने लगता। समय बीतता गया, लेकिन गोरिल्ला का आकर्षण शहजादी के लिए बढ़ता गया। वह न जाने कैसे शहजादी के कमरे तक पहुंचने लगा। एक दिन जब शहजादी अपने कमरे में अकेली थी, गोरिल्ला अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। शहजादी डर गई, लेकिन गोरिल्ला ने धीरे से एक पर्ची उसके हाथ में रख दी। उस पर्ची में लिखा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यकीन करो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। शहजादी हैरान थी। उसने पहली बार महसूस किया कि गोरिल्ला कोई आम जानवर नहीं था। उसमें इंसानों जैसी समझदारी थी। वह जानती थी कि गोरिल्ला बहुत तहजीबदार, बुद्धिमान और दयालु था। धीरे धीरे उसे भी गोरिल्ला से हमदर्दी होने लगी। जब यह खबर बादशाह तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गया। यह क्या बेहुदा हरकत है, उसने गुस्से में कहा। अगले ही दिन बादशाह खुद गोरिल्ला से मिलने गया, जो अपने महल में मौजूद था। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास इतनी अक्ल कैसे आई, लेकिन मैंने तुम्हारी हर मांग मानी, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया। शायद ही कोई दूसरा बादशाह तुम्हारे साथ ऐसा करता, लेकिन अब तुम मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं, तुम बाज आ जाओ। गोरिल्ला ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वह झट से महल के अंदर गया, एक कागज और कलम उठाई और उस पर कुछ लिखकर बादशाह के हाथ में रख दिया। उसमें लिखा था, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। अब सवाल यह उठता है, क्या बादशाह इस अजीबोगरीब शादी को मंजूरी देगा? क्या गोरिल्ला वाकई इंसानों की तरह शहजादी को संभाल सकता है, या फिर कोई चौंकाने वाला राज खुलने वाला है? बादशाह ने जब गोरिल्ला की लिखी हुई चिट्ठी पढ़ी तो वह हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह संभव है? उसकी नाजुक और फूल जैसी शहजादी की शादी एक गोरिल्ला से? यह तो कभी भी नहीं हो सकता। बादशाह का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। उसने तुरंत गोरिल्ला की ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, यह असंभव है, मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही बादशाह ने यह शब्द कहे, गोरिल्ला ने बिजली की तेजी से छलांग लगाई और एक झटके में बादशाह की कमर से तलवार खींच ली। अब गोरिल्ला एक हाथ में बादशाह की तलवार और दूसरे हाथ में अपनी चिर परिचित कलम पकड़े खड़ा था। उसने कागज पर कुछ लिखा और बादशाह की ओर बढ़ा दिया। कागज पर लिखा था, अगर आपकी जिंदगी में यह संभव नहीं है तो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको मारकर आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी टांगें कांपने लगीं। यह क्या हो रहा था? एक गोरिल्ला उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन गोरिल्ला ने आगे जो लिखा वह और भी चौंकाने वाला था। आप मेरे मोहसिन हैं। आपने मुझे महल में जगह दी, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया, इसीलिए मैं आपको मारकर अपने हाथ आपके खून से नहीं रंगना चाहता। लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। बादशाह का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार अपनी मौत सामने खड़ी दिख रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे सोचने दो। गोरिल्ला ने उसकी बात मान ली और तलवार वहीं रख दी। बादशाह महल लौट आया, लेकिन उसका मन बेहद बेचैन था। एक तरफ उसकी जान का खतरा था और दूसरी तरफ उसकी प्यारी बेटी की जिंदगी। रात भर वह महल के गलियारों में टहलता रहा, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसने अपनी बेगम को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था जैसे ही बेगम को पता चलेगा वह सारा महल सिर पर उठा लेगी। बादशाह सोचता रहा, क्या मेरी बेटी की शादी एक गोरिल्ला से हो सकती है? क्या मुझे अपनी जान बचाने के लिए यह कुर्बानी देनी होगी? क्या यह कोई साजिश है? गोरिल्ला इंसानों जैसी समझदारी कैसे रख सकता है? इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। सुबह होते होते बादशाह ने फैसला कर लिया था, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी कभी भी इस गोरिल्ला से नहीं करूंगा। यह सोचकर वह अपनी बेटी के पास गया। वह चाहता था कि मरने से पहले अपनी बेटी को कुछ नसीहतें दे जाएं। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटी, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें अपनी मां का ख्याल रखना और सल्तनत को समझदारी से संभालना। शहजादी ने यह सुना तो उसकी आंखें भर आईं। अब्बा जान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, उसने कहा।
लेकिन बादशाह ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बेटी, वह गोरिल्ला मुझ पर हावी हो गया है। उसने मुझसे कहा है कि मैं उसकी शादी तुमसे करा दूं, वरना वह मुझे मार डालेगा। अब सवाल यह था, क्या शहजादी इस बात को मानने के लिए तैयार होगी या फिर कोई और चौंकाने वाला राज खुलने वाला है? आगे क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। बादशाह के लिए यह फैसला लेना नामुमकिन था। उसने ठंडी आह भरते हुए कहा, यह मुमकिन नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी उस बंदर से कैसे कर सकता हूं? तुम्हारी मां बेगम नूरजहां ने तो कई बार उसे मरवाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बच निकला। वह बंदर आज भी जिंदा घूम रहा है। लेकिन अब फैसला करने का वक्त आ चुका था। बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, मैं खुद जाकर उस बंदर से कह दूंगा कि यह शादी नहीं हो सकती। शायद वह फिर मुझे मार डाले, पर इससे पहले तुम अपनी मां के साथ तहखाने में जाकर छुप जाना। जब तक वह बंदर यहां से चला ना जाए, बाहर मत आना। लेकिन शहजादी को अपने पिता की यह बात मंजूर नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसकी आवाज में ठहराव था। अब्बा जान, आपकी जान इतनी बेकार नहीं है। आप केवल मेरे पिता नहीं, इस पूरी सल्तनत के बादशाह भी हैं। मैं नहीं चाहती कि आपकी जान खतरे में पड़े। आप जाकर बंदर से कह दीजिए कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। बादशाह को यह सुनकर झटका लगा। उसने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार शहजादी ने उसे मना ही लिया। मजबूर होकर बादशाह ने गोरिल्ला से मुलाकात की और कहा, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाने के लिए तैयार हूं। बंदर ने यह सुनते ही कागज पर लिखा, बहुत अच्छा, अब आप शादी की तैयारी शुरू करें। जब यह खबर महल तक पहुंची तो बेगम नूरजहां का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने पूरे महल में हंगामा खड़ा कर दिया। यह हरगिज नहीं हो सकता। मेरी बेटी एक गोरिल्ला से शादी करेगी? यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी होगी। लेकिन बादशाह ने किसी की नहीं सुनी। निकाह के दिन उसने बेगम नूरजहां को एक कमरे में बंद करवा दिया और पूरी सल्तनत के सामने अपनी बेटी का निकाह उस बंदर से करवा दिया। शहजादी की रुखसती बंदर के महल में हो गई। लेकिन अगले ही दिन जब शहजादी वापस महल आई तो वह बेहद खुश नजर आ रही थी। बेगम नूरजहां यह देखकर हैरान रह गई। बेटी, तुम उस बंदर के साथ इतनी खुश कैसे हो सकती हो? शहजादी मुस्कुराकर बोली, अम्मी, मैं बहुत खुश हूं। यह सुनकर बेगम के मन में एक अजीब सा संदेह जाग उठा। कैसे हो सकता है कि उसकी नाजुक सुंदर बेटी एक गोरिल्ला के साथ खुश हो? अब बेगम को इस राज का पर्दाफाश करना था। एक रात जब शहजादी बंदर के महल में थी, बेगम नूरजहां ने एक साधारण नौकरानी का भेष बनाया और चोरी छिपे बंदर के महल में चली गई। शहजादी का कमरा अंदर से बंद था। बेगम ने धीरे से कमरे के पास जाकर अंदर की आवाज सुननी शुरू की। अंदर से किसी मर्द की हंसी और बातें सुनाई दे रही थी। बेगम का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कैसे संभव है? अंदर तो सिर्फ मेरी बेटी और वह गोरिल्ला ही हैं। किसी तरह बेगम ने कमरे के ताले के छेद से झांकने की कोशिश की। जो उसने देखा, उसे देखकर वह सन्न रह गई। कमरे के अंदर एक बेहद खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था। वह शहजादी के साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहा था। बेगम ने जब यह देखा तो वह दंग रह गई। तो यह राज था, तभी तो मेरी बेटी इतनी खुश थी। मगर यह नौजवान आखिर कौन है और वह बंदर कहां गया? अब सवाल यह था कि इस गोरिल्ला की असली पहचान क्या थी। क्या यह कोई जादू था या फिर इस बंदर के पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा था? बेगम नूरजहां जब उस अजीब घटना को देख चुकी थी तो उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर यह क्या माजरा है? यह गोरिल्ला कैसे रातों रात एक खूबसूरत शहजादा बन जाता है और फिर सुबह के वक्त वह दोबारा एक डरावने गोरिल्ला में कैसे बदल जाता है? वह सोचने लगी, जरूर कोई ना कोई राज इस खाल में छुपा हुआ है। अगर मैं इसे जला दूं तो यह हमेशा के लिए इंसान बना रहेगा। यह सोचकर बेगम ने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसकी आंखें एक कोने में रखी मोटी, खुरदरी और भयानक गोरिल्ला की खाल पर पड़ी। यही है वह खाल। उसने वह खाल उठाई और धीमे कदमों से महल की तरफ बढ़ गई। जब महल पहुंची तो उसने बिना कोई देर किए अंगारों से भरी आग की भट्टी में उस खाल को डाल दिया। खाल ने जलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे खाल जल रही थी, उधर गोरिल्ला बना शहजादा चीख चीख कर तड़पने लगा। बचाओ, बचाओ, मेरी जान जा रही है। शहजादी जो उसी कमरे में थी, ये देखकर घबरा गई। या खुदा, ये हो क्या रहा है? उसने देखा कि शहजादा धुआं धुआं हो रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और देखते ही देखते वह अचानक गायब हो गया।
शहजादी का टूटा दिल जब शहजादी महल में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर वह हैरान और गुस्से से कांप उठी। अम्मा जान, यह आपने क्या कर दिया? बेगम नूरजहां, जो अब भी शांत थी, बोली, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए ही यह सब किया। सोचा कि जब यह गोरिल्लों वाली खाल जल जाएगी तो तुम्हारा शौहर हमेशा के लिए खूबसूरत इंसान बना रहेगा। अब तुम बेइज्जती के डर के बिना उसके साथ रह सकोगी। लेकिन शहजादी की आंखों में आंसू थे। वह जोर जोर से रो पड़ी। हाय अम्मा जान, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। अब वह कहीं नहीं मिलेगा। वह गायब हो गया। पता नहीं कहां चला गया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी अक्ल लड़ानी थी। अब आपको ठंडक पड़ गई। शहजादी घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगी। बादशाह को जब यह खबर मिली तो उसने तुरंत अपने खास नौकरों को आदेश दिया, हर जगह जाकर देखो, मेरा दामाद, मेरा प्यारा शहजादा कहीं ना कहीं जरूर होगा, उसे ढूंढ कर लाओ। लेकिन हर तरफ खोजबीन के बावजूद शहजादा कहीं नहीं मिला। जोगन बनी शहजादी अब शहजादी को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। उसके लिए महल की शान शौकत, राजा की बेटी होने का गर्व, सोने चांदी की ज्वेलरी और ऐशो आराम सब बेमानी हो चुका था। वह अपने कमरे में गई और राजकुमारी वाली शाही पोशाक उतारकर जोगन का भेष धारण कर लिया। अब वह ना राजा की बेटी थी, ना किसी महल की शहजादी। अब वह एक भटकी हुई प्रेमिका थी जो अपने बिछड़े हुए सुहाग की तलाश में निकल पड़ी थी। कोई पहचान नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस एक ही मकसद, अपने शौहर को ढूंढना। क्या शहजादी को उसका सुहाग वापस मिलेगा, या फिर यह प्रेम कहानी हमेशा के लिए एक दर्दनाक अंत ले लेगी? जंगल जंगल, पर्वत पर्वत, नदी नदी, शहजादी भटकती फिर रही थी। उसके पैर छालों से भर चुके थे। चेहरे की चमक अब फीकी पड़ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सपना था, अपने बिछड़े शहजादे को ढूंढ निकालना। एक रात वह एक घने जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। थकावट से उसका शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन उसके दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी। उसी पेड़ की ऊंची डालियों पर एक चकोर और चकोरी बैठे थे। चांदनी रात में दोनों आपस में बातें कर रहे थे और शहजादी उनकी हर बात को ध्यान से सुन रही थी। चकोरी ने धीरे से चकोरे से पूछा, क्या हुआ चकोरे, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? चकोरे ने गहरी सांस ली और कहा, क्या बताऊं चकोरी, बहुत दूर यूरोप की ओर एक शहजादा है जिसकी हालत बहुत खराब है। चकोरी ने चौंक कर पूछा, अरे उसे क्या हुआ? चकोरे ने दुख भरी आवाज में कहा, किसी जालिम ने उसे जलाने की कोशिश की थी। वह मरते मरते बच तो गया, लेकिन उसके सारे जिस्म पर गहरे जख्म पड़ गए हैं। उसकी चमड़ी जल चुकी है और वह बेचारा ना सो सकता है, ना चैन से रह सकता है। चकोरी की आंखों में चिंता झलकने लगी। फिर क्या कोई इलाज नहीं है उसका? चकोरे ने धीरे से कहा, है, लेकिन इसे कोई जानता नहीं। अगर कोई हमारी बीट इकट्ठा कर ले और उसे चंदन के साथ मिलाकर 40 दिन तक रोज सुबह शाम शहजादे के जख्मों पर लगाए तो उसके सारे जख्म भर सकते हैं। शहजादी की नई उम्मीद, शहजादी की आंखें अचानक चमक उठी। यह मेरा ही शहजादा है, उसने अपने दिल में सोचा। सुबह होते ही चकोर और चकोरी उड़ गए, लेकिन शहजादी वहीं खड़ी रही। उसने सावधानी से उनकी सारी बीट इकट्ठा की और अपने आंचल में बांध ली। अब उसका लक्ष्य साफ था, यूरोप पहुंचकर अपने शहजादे का इलाज करना। अब वह एक नई यात्रा पर निकल पड़ी, लेकिन इस बार वह एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक तबीब के भेष में थी। उसने बाजार से चंदन और दूसरी जरूरी औषधियां खरीदी। जब वह यूरोप के पास पहुंची तो उसे एक बेहद खूबसूरत शहर दिखाई दिया, लेकिन वहां की फिजा में एक अजीब सा मातम था। हर चेहरा बुझा हुआ था, हर आदमी गमगीन नजर आ रहा था। शहजादी ने कुछ लोगों से पूछा, ऐ लोगों, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? एक आदमी ने आह भरकर जवाब दिया, हमारे प्यारे शहजादे की हालत बहुत नाजुक है, उसे कोई भी तबीब ठीक नहीं कर पाया। शहजादी के दिल में उम्मीद की एक और लौ जल उठी। अब वह सीधे शाही महल के दरवाजे पर जा पहुंची और वहां के पहरेदारों से कहा, हिमालय की पहाड़ियों से एक महान तबीब आया है, वह तुम्हारे शहजादे का इलाज कर सकता है। बादशाह से जाकर कहो कि मैं उसके बेटे की जान बचा सकता हूं। पहरेदार दौड़ता हुआ बादशाह के पास पहुंचा और हाँफते हुए कहा, जहां पनाह, बाहर एक तबीब आया है, कहता है कि वह शहजादे का इलाज कर सकता है। बादशाह ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, इतने बड़े बड़े हकीम हार गए
और अब यह नौजवान तबीब कहता है कि वह मेरे बेटे को ठीक कर देगा। यह मजाक तो नहीं कर रहा। लेकिन शहजादे की बिगड़ती हालत देखकर बादशाह ने उसे दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। जब शहजादी, जो अब तबीब के भेष में थी, महल में दाखिल हुई तो बादशाह ने उसे ध्यान से देखा। तुम इतने छोटे हो, तुम्हें इस बीमारी के बारे में क्या पता? जो बड़े बड़े तबीब हार गए, तुम क्या कर लोगे? शहजादी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, अगर 40 दिनों के अंदर शहजादा ठीक नहीं हुआ तो जो सजा चोरों को दी जाती है वही सजा मुझे भी दे देना। बादशाह इस हिम्मत भरे जवाब से हैरान रह गया और खुशी खुशी इजाजत दे दी। ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? शहजादी ने कहा, मुझे शहजादे के कमरे के पास वाला कक्ष चाहिए ताकि मैं दिन रात उसकी देखभाल कर सकूं। बादशाह ने तुरंत हुक्म जारी कर दिया और शहजादी को शहजादे के कक्ष के पास ठहराया गया। शहजादी ने बिना वक्त गवाए इलाज शुरू कर दिया। हर सुबह और शाम वह शहजादे के जिस्म पर चकोर चकोरी की बीट और चंदन का लेप लगाती। धीरे धीरे उसके जले हुए जख्म भरने लगे। 30 दिनों के अंदर शहजादा बहुत हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन चकोरे और चकोरी ने 40 दिनों की बात की थी, इसलिए शहजादी बिना रुके उसकी सेवा करती रही। 40वें दिन जब शहजादा लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था, शहजादी ने आखिरी बार उसके जख्मों पर दवा लगाई और बिना किसी को बताए महल छोड़कर चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने शहजादे से उसकी अंगूठी मांग ली और वह इसे अपने साथ लेकर अपने वालिद के महल लौट आई। शहजादा जब सुबह उठा तो उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह ठीक हो चुका है। उसकी त्वचा फिर से पहले जैसी हो चुकी थी, चेहरे पर पुरानी रौनक लौट आई थी, लेकिन महल में चारों तरफ हलचल मच गई। तबीब कहाँ गया? कैसा हकीम था वह जो बिना इनाम लिए खामोशी से चला गया? बादशाह खुद भी हैरान और परेशान था। शहजादे के मन में भी बेचैनी थी। अब वह अपनी नई नवेली दुल्हन के बारे में सोचने लगा। कुछ दिनों बाद शहजादे ने अपने वालिद से इजाजत मांगी। अब्बा हुजूर, मैं कुछ दिनों के लिए शिकार पर जाना चाहता हूं। बादशाह ने इजाजत दे दी, लेकिन शहजादे का असली मकसद अपने ससुराल जाना था। वह शाही पोशाक में अपने साथ फौज का एक दस्ता लेकर रवाना हुआ और सीधे ससुराल पहुंचा। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो नौकरों ने बड़े ही सम्मान से उसका स्वागत किया। जहां अपनाह तशरीफ लाए हैं, बादशाह, जो अपनी बेटी के गम में वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका था, यह सुनकर ताज्जुब में पड़ गया। शहजादा इस वक्त यहां कैसे? अब आगे क्या होगा? क्या शहजादा अपनी शहजादी को पहचान पाएगा? क्या दोनों का मिलन होगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। शहजादे ने बड़े ही अदब से बादशाह को सलाम पेश किया। बादशाह ने ध्यान से देखा और हैरानी से कहा, बेटा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हारी शक्ल किसी शहजादे जैसी लगती है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। शहजादा मुस्कुराया और आहिस्ता से कहा, ऐ मेरे मोहसिन, आप भले ही मुझे न पहचान रहे हों, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बादशाह हैरान होकर गंभीरता से देखने लगा। शहजादे ने कहा, दरअसल मैं वही गोरिल्ला हूं जिसे आपने अपने महल में इज्जत बख्शी थी, जिसे आपने अपनी बराबरी का दर्जा दिया था। आपने मुझे अपनी बेटी से ब्याह दिया था, लेकिन मेरी किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। बादशाह ने यह सुनकर हैरत और खुशी से कहा, बेटा, यह कैसे मुमकिन है? शहजादे की आंखों में दर्द उभर आया। उसने कहा, आपको मेरी पूरी कहानी बाद में सुनाऊंगा, लेकिन पहले यह बताइए कि मेरी दुल्हन कहां है? बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे जाने के बाद से वह उसी महल में अकेली रहती है, गम में डूबी रहती है। उसने कभी भी दूसरी शादी के लिए हामी नहीं भरी। खुशी और बेचैनी में भागता हुआ महल के अंदर गया। शहजादी वहां गम की तस्वीर बनी बैठी थी। उसका फूल जैसा चेहरा मुरझाया हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, शायद हर रात रोते रोते सोती थी। जब शहजादे को अपने सामने देखा तो शहजादी को यकीन ही नहीं हुआ। शहजादे ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ शहजादी, तुम्हारी मोहब्बत ही थी जो मुझे यहां खींच लाई है। तुम्हारी मां ने तो मुझे मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा सारा जिस्म जला डाला था। शहजादी की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपको मारने की कोशिश? लेकिन शहजादे ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं वहां से कुछ नहीं ले गया था सिवाय इस अंगूठी के, और फिर मैं चुपचाप वहां से चला गया।
शहजादी ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और कहा, क्या यही आपकी अंगूठी है? शहजादा यह देखकर हैरान रह गया। हाँ, लेकिन यह तुम्हारे पास कैसे आई? शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह तबीब कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। अब शहजादी ने शहजादे को पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने चकोर चकोरी की बातें सुनी, कैसे वह बीट इकट्ठा करके एक तबीब बन गई, कैसे उसने 40 दिन तक उसकी सेवा की और फिर बिना कुछ कहे चली आई। शहजादे की आंखों में प्यार और कृतज्ञता के आंसू आ गए। शहजादी ने आगे कहा, मेरी मां भी आपकी दुश्मन नहीं थी। वह सिर्फ इस शादी से डर गई थी। उसे लगता था कि मेरी किस्मत में दुख ही दुख लिखा है। लेकिन जब मैंने यह देखा कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो मुझे यकीन हो गया कि तकदीर को हम खुद लिख सकते हैं। अंत में बादशाह ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और खुशी से दुआ दी। महल में खुशियों का माहौल छा गया। शहजादी और शहजादे का मिलन हो गया और इस तरह मोहब्बत ने फिर से अपना रंग दिखाया और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।